नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए रणनीति की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चले कि 11 से 25 जनवरी को आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान गौरव अभियान की किस तरह से शुरुआत की गई और कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चर्चाएं चलेंगी। लेकिन बताते चले कि कांग्रेस पार्टी लगातार अम्बेडकर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश में थी, लेकिन इस बीच में गौरव अभियान यहां पर आप देखिए अब चलाया जाएगा। भाजपा 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान के तहत डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए कांग्रेस पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है और भाजपा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा यहां पर खोलने की तैयारी में है। तो पार्टी की ओर से आगामी 11 से 25 जनवरी तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी और उसके माध्यम से ही यहां विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका पर चर्चा करने और उसके साथ साथ समाज के उत्थान के लिए दिए गए उनके योगदान को भी याद किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए यहां पर आप देखिए किस तरह से अपनी बात को सामने रखा गया कि अपने 55 साल के शासन के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को दरकिनार कर दिया गया और कांग्रेस ने अपने चहेते नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया और उनके स्मारक बनाए। उनसे यहां जानबूझकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके उचित सम्मान से वंचित रखा गया। बताते चले कि जिस तरह से आप देखिए अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर लगातार सियासत हो रही थी, लेकिन इस बीच में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस से एक ही सवाल पूछ रही है कि अगर ठीक है आज भीमराव अम्बेडकर को लेकर इस तरह से बयानबाजी चल रही है तो अपने शासन काल के दौरान कितना काम कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अम्बेडकर को मद्देनजर रखते हुए किया, जिस पर उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि स्मारक नहीं बनवाए गए और सम्मानित उन्हें नहीं किया गया, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, वंचित रखा गया। लंबे समय पर आप देखिए किस तरह से काम करने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार ने जो सराहनीय पहल की उसे गिनाने की कोशिश यहाँ पर गौरव अभियान के अंदर की जाएगी, क्योंकि भाजपा का 11 से 25 यहाँ जनवरी तक ये अभियान जो है वो चलेगा और इसी बीच में लगातार इस पर काम करने की कोशिश होगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं कि आखिर हमारा संविधान हमारा देश को लेकर जिस तरह से बड़े बड़े नारे दिए गए थे कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नारे के तहत भव्य सार्वजनिक बैठक यहां आयोजित की जाएगी, लेकिन युवा मोर्चा की अगुवाई में जो स्कूलों, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और SC छात्रों में हमारा संविधान हमारा गौरव विषय पर वाद विवाद निबंध लेखन रखा गया, उस पर कहीं ना कहीं आप देखिए लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बीच में सोशल मीडिया पर भी आप देखिए ऑनलाइन तरीके से कैसे टीमें गठित की गई और उसके बाद यहां पर BR अम्बेडकर को लेकर काम करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से BR अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके उन्हें सम्मानित करने की मोदी सरकार ने सराहनीय पहल की और आगामी गतिविधियों की रूपरेखा में स्थानीय विधायकों, जिला टीमों, SC मोर्चा और साथ ही साथ यहाँ पर नेताओं की भागीदारी वाला जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर अब किस तरह से काम होगा, क्योंकि अम्बेडकर को चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई गई थी। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि अभी तक जितना काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर के खिलाफ था। लेकिन अब इसी पर चर्चा करेंगे डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया है हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। शाम खान है हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और सोहेल काजमी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं शाम खान जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 11 जनवरी आज है और 11 से 25 जनवरी तक गौरव अभियान चलाने की बात हो रही है और सीधे तौर पर निशाना तो आप ही की पार्टी पर है। आशा जी, यदि भाजपा संविधान की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारा विजय है। पाखंड ही सही, जो लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर संविधान निर्माण तक और आज तक मनुस्मृति के झंडा बरदार बनते हुए थे, जो लोग पीछे के दरवाजे से मनुस्मृति को लागू करने का षड्यंत्र रचते हैं, आज उन्हें घुटनों पर आकर संविधान की बात करनी पड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की देन है, जो इनको हमने संविधान के मोर्चे पर अम्बेडकर जी के सम्मान के मोर्चे पर, आरक्षण के मोर्चे पर पानी पिलाने का काम किया और इनकी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी विचारधारा को लोगों के बीच ले जाकर उजागर करने का काम किया। इसीलिए भाजपा आज जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है,
तो इन्हें समझ में आ गया है कि इन्होंने जो संविधान का विरोध करने का काम किया, इन्होंने जो आरक्षण को पीछे के दरवाजे से निजीकरण के माध्यम से उसका गला घोटने का काम किया, वो जनता को समझ में आ रहा है। इस देश का जो पिछड़ा है, इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश का जो दलित है, आदिवासी है, जो संविधान प्रेमी, आरक्षण प्रेमी जनता है, वो भाजपा के इस ढोंग को पहचानती है। भाजपा ऐसे तमाम ढोंग कर ले, उसके बावजूद भी ऐसी खाले पहनकर भाजपा अपनी सोच को छुपा नहीं पाएगी। पूरा इतिहास गवाह है कि भाजपा के पुरखों ने किस प्रकार से संविधान निर्माण के समय संविधान का विरोध किया था, किस प्रकार से ये मनुस्मृति के पद्धर से ये इतिहास खींच कर इनके पापों की गवाही देता है। इसलिए ऐसे तमाम कार्यक्रम ये करेंगे, क्योंकि हमने इन्हें घाट का पानी पिलाया, हमने इन्हें संविधान पे चर्चा करने के लिए मजबूर किया है। आज ये जो जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आप लोग संविधान के खिलाफ थे, आप लोगों को तो मजबूर किया गया है संविधान पर आप चर्चा करेंगे। ठीक है शान खान जी, जवाब दीजिए। अभिजीत जी सुन लीजिए, चुप कर जाइए भाई साहब, हमारी भी सुननी होगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी दोस्त। हमें दुश्मनी मंजूर है पर गद्दारी नहीं चलेगी दोस्त। जो देश से तुमने गद्दारी की है ना, वो हमें अच्छी तरह से पता, और खासकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से जो गद्दारी की है वो भी पूरी की पूरी दुनिया जानती है और हिंदुस्तान जानता है कि जिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जिसने इस देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत का संविधान जिसने हमें दिया था, उनके साथ कितनी बड़ी गद्दारी तुम लोगों ने की है, उस गद्दारी का मैं जरूर जिक्र करूंगा कि 51-52 की सबसे पहले चुनाव हुए थे, दुनिया ने पूरे देश में देखा किस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मुंबई से चुनाव लड़ना पड़े थे। आप लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ वो मोर्चा लड़ा और वो षड्यंत्र रचा के उन्हें साथ होकर हरवाया आपने। ये थी आपकी श्रद्धा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। और वो पॉलिटिकल पार्टी जिनके नेता खुद को ही भारत रत्न देने के व्यस्त थे, उनको कभी सुध बुध नहीं लगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इनको भी कभी हमने भारत रत्न देना है, सबसे बड़ा रत्न अपने कदम नहीं काम किया। आज आपको के करने के लिए आपको परजीवी पार्टी को आईना दिखा रहा, इस देश के दलित समाज ने आईना दिखाया परजीवी पार्टी को। हमारी बातों में नहीं आएंगे, मोहर फिर कमल पर लगाएंगे, मोदी जी को विजयी बनाएंगे और इस देश के संविधान को बचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब की राजनीति आज तक आप लोग आज तक क्या किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर बताओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कौन सा कहीं पर बनाया, बातें करते हो। 1951 से 52 के बीच में जब आजादी के बाद पहला आम चुनाव हुआ, उस दौरान क्या हुआ वो थोड़ी सी आपके पास है डिटेल? बिल्कुल है आशा जी, बिल्कुल है। बताइए क्या हुआ था उस टाइम को, आप बताइए ना क्या हुआ था। मैं तो बताइए क्या हुआ, मैं तो बैठी हूँ इसीलिए हूँ, क्या वो डिटेल आपके पास है? अभी 1 सेकंड में जवाब दूंगी ना खुद। शान खान जी बताइए जरा, वो डिटेल आपके पास है कि 51 से 52 के दौरान जब आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ, उस दौरान क्या हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ? कांग्रेस पार्टी थी ना ताकतवर सबसे ज्यादा, क्या हुआ था उस समय, क्यों हार गए? मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप डिबेट में फिर किसके लिए आए हैं? आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? जनता बताएगी, जनता क्यों बताएगी? आपके शासनकाल में सारा काम हुआ तो जनता बताएगी आज? नहीं 1 मिनट, जनता बताएगी 51 से 52 के बीच में क्या हुआ, क्यों उन्हें हराया गया, क्यों हराया गया? कांग्रेस पार्टी की इतनी ताकत थी कि साथ होकर उन्हें हराया गया, और आज इस तरह से राग अलापना कितना सही है, कितना सही है शान खान जी? रही बात, अरे सुन लीजिए आशा जी सुन लीजिए, रही बात चुनावों की, तो चुनाव में वोट, चाहे वो 1952 का चुनाव हो, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चुनाव में वोट देकर जिताने और हराने का काम जनता करती है। कांग्रेस पार्टी या भाजपा की मतलब नहीं है आप तो किसी को जिता या हरा बयान को, उस आरोप को फिर नकारते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चुनाव को हरा दिया अम्बेडकर को, आप उसे नकारते हैं? फिर अम्बेडकर आशा जी कांग्रेस पार्टी का अपना प्रत्याशी था, अम्बेडकर की अपनी, जनता ने जिसको सही समझा उसको वोट देकर जिताया, उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करती है? सोहेल जी आप बताइए कांग्रेस पार्टी के सोहेल जी, वो कह रहे हैं कि वो वाला चुनाव और आज का चुनाव फैसला जनता करती है, लेकिन एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ था? क्योंकि अब तो इतिहास खंगाला जा रहा है ना, क्यों पीए को उतारा गया, किस वजह से वो हार गए? शायद शान खान के पास जवाब देना नहीं चाहते, जवाब दीजिए। देखिए
देखिए वो भी एक नैरेटिव था, जो उस वक्त का नैरेटिव था जो कांग्रेस सेट करना चाहती थी, क्योंकि वो फुल फ्लेज मेजोरिटी में थी, उसकी सत्ता थी, मुल्क आजाद हुआ था, आइन बन चुका था, आइन की रिकमेंडेशन भीमराव अम्बेडकर ने पूरा देश में लागू करने का आश्वासन दे दिया, और 1960 तक ये जो रिजर्वेशन हैं ये किसी तरह समाप्त हों, इक्वालिटी का और डिग्निटी का भारत जो है आगे बढ़े, ये एक स्लोगन जो था भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में था, कॉन्स्टिट्यूशन में था। और जब तक ये होता है, जब जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो सूट करता है, जिस वक्त सत्ता में होते हैं, वो उस नैरेटिव को बढ़ाते हैं, और जब वो नैरेशन उनके काम का नहीं रहता है या नजरअंदाज करना चाहते हैं या पूरा क्रेडिट लेने, देखिए हिंदुस्तान का हर शहरी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता जो है वो संविधान के दायरे के अंदर आता है। नो वन इज अबव लॉ, नो वन इज अबव सिस्टम, और सिस्टम यही है कि आइन जो कहता है, आइन देखिए अब आप अपोजिशन में हैं और आप कुछ चीजों को तूल दे के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, मुल्क चल रहा है, मुल्क बढ़ रहा है, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, 40-40 मुल्कों की यहाँ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, और ये तभी मुमकिन है कि हमारा आइन जो है वो मजबूती से मुल्क को आगे बढ़ा रहा है, और उसमें सबका योगदान रहा है। मैं नहीं ये कहूंगा कि किसी सत्ताधारी ने योगदान नहीं दिया है, लेकिन हाँ जो सूट नहीं करता है, क्योंकि आप अपोजिशन में सूट नहीं करता है, आप कहते हैं संविधान खतरे में। भैया कौन सा संविधान खतरे में? कब अगर संविधान खतरे में आ गया तो इमरजेंसी लग जाएगी या कोई और मुल्क में और आपदाएं आ जाएंगी अगर आइन को आपने हिलाना शुरू कर दिया। ये मुल्क की खूबसूरती यही है कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है कि अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में पनप रही है। संशोधन भी हुए, बदलाव भी हुए, क्या उन्हें मानना जरूरी है कि नहीं, या ठीक है आप किसी पर फोड़ देंगे? बिल्कुल मानना जरूरी है, क्यों नहीं मानना है। कुछ लॉज ऐसे हैं जो अपलीट हो जाते हैं, अंग्रेजों के जमाने से वो कुछ चल रहे थे, जो जम्मू कश्मीर का आइन है आर्टिकल 370 के साथ, मैं ऐसे लॉज आपको गिनवाता हूँ जो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते थे, जिसका फायदा नहीं। दिनेश चौहान जी ये सीनियर मोस्ट एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट में भी रहनुमाई करते हैं जम्मू कश्मीर की, ये आपको अच्छी तरह एलेबोरेट करेंगे। ऐसे लॉज हैं जिनको आपको नया संशोधन करके लाना है। इनकी पार्टी क्या, कोई नई पार्टी भी आएगी वो भी करेगी, मुल्क के लिए जो मजबूती से मुल्क को आगे चला सके उसमें हमेशा अमेंडमेंट डिलीशन होती रहती हैं। ये आज पहली बात तो कोई ऐसा चीज नहीं हुई है, 77 ईयर्स से हम देख रहे हैं। और जो कुछ सत्ताधारी पार्टी जो सिर्फ सत्ता के मुंह में रहती हैं, वो कुछ जरूरी चीजों का छेड़छाड़ नहीं करती है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहता है पूरे मुल्क के लिए और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए, और उसका खमियाजा जो है हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये चीजें तो चलेंगी, चाहे जब मुल्क आगे बढ़ेगा सब चीजें आगे बढ़ेंगी, वो तभी मुमकिन है जब हमारा कानून जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बड़ा स्ट्रॉन्गरली ड्राफ्टेड है, और उसमें इफ बट आप कर सकते हैं। लीगल ल्यूमिनरी आपके सामने बैठे हैं, ये जरा रोशनी डालेंगे इस पर। जवाब दीजिए। अपने अपने समय में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ हो या फिर जनता दल हो, कांग्रेस हो, अपने अपने समय में बदलाव हर किसी ने किया है, लेकिन उन बदलावों को मानने की जरूरत होती है कि नहीं, ये सवाल है। नहीं मैडम, सबसे पहले तो मैं एग्री करता हूँ सोहेल काजमी साहब के साथ कि हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है इस टॉपिक को, इस इश्यू को, दलित को यूज किया। अब ये कांग्रेस और इनका जो रॉटन इकोसिस्टम है, ये सोचते हैं कि ये जो मलेशियस लाइज जो हैं ये छुप जाएंगे। जो इन्होंने अम्बेडकर साहब के साथ उनकी बेइज्जती की, तो ये बड़े सैडली मिस्टेकन है, क्योंकि बड़े झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है, वो भी नेशनल टीवी पे, और हर उसको यूज कर रहे हैं। अब टाइम एंड आप अगेन देखिए, इन्होंने एक ही डायनेस्टी को बचाने के लिए हर आदमी को यूज किया और उसको थ्रो किया, और स्पेशली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को इन्होंने डिस्क्रेडिट किया। अब कांग्रेस जो है, इसके जो पाप हैं वो सबसे पहले वो उजागर होते हैं जब इन्होंने अम्बेडकर साहब को 2 बार इलेक्शन में हराया है। कंटिन्यू करेंगे आगे, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जाके उनके खिलाफ कैंपेन की। हमारे साथ बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है।
1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा IVF, निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संविधान पर ही चर्चा चल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभियान की शुरुआत कर चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार घेर रही है। लेकिन कितना प्यार अंबेडकर के साथ रहा दोनों पार्टियों का, इसी पर चर्चा हो रही है। आज दिनेश चौहान जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर अगले सवाल पर जाऊंगी। मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस ने जो है उनके साथ क्या किया। सबसे पहले इन्होंने 2 इलेक्शन में उनको हरवाया और सिर्फ हारे नहीं, वो वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जाके उनके खिलाफ कंपेन की और आज ये संविधान की बातें कर रहे हैं, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। यूज करना चाहते हैं। चुनावों का मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये किताब है, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है और इसका टाइटल है व्हाट, में पूरा इसको एक्सपोज किया है उन्होंने कि ये कैसे उनको यूज करते रहे और उसके बाद कैसे उनको किनारा कर दिया और आज दलित वोटर को वू करने के लिए ये आज अंबेडकर जी का नाम यूज करना चाहते हैं। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आपके इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, सत्ता में रहे, से एडवोकेट, तब इन्होंने भारत रत्न आपकी कितनी प्रेज कर रहे हैं वो आपके सामने है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए आशा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कौन है और एक क्यों ऐसा बोल रहे मुझे नहीं पता है। हो सकता है जम्मू कश्मीर में इनको कोई दबाव की राजनीति के कारण भाजपा ने दबा दिया हो, इसीलिए इनके सुर बदल गए हो, वरना ये जो सारी बातें बोल रहे हैं ये फर्जी है। चुनावों में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय जनता करती है। कांग्रेस और बीजेपी के अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है कि मैं किसी को वोट देकर जितवा दूं या हरवा दूं। वोट देने का काम जनता का है, जनता वोट देती है, जिसको सही समझती है उसको चुनती है। अच्छा, कांग्रेस ने अपने अपने समय में संशोधन कितने किए हैं ये पता है? अभी तो कानूनी प्रक्रिया पर आ जाते हैं ना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, नेता हैं, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो इन संशोधनों पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी पर भी आ जाएंगे। कीजिए ना, बताइए। हाँ कीजिए आशा जी, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि संविधान पे चर्चा। हमने उनके जितने भी छुपे हुए एजेंट थे उनको और मोदी मीडिया को आप संविधान पे चर्चा करने पर कम से कम 2024 जो लोग मनुस्मृति के जनता बर्दाश्त करें वो आज संविधान का नाम ले रहे, यही हमारा विजय है। सुन लीजिए ना शान खान जी, दिसंबर 2024 की कुछ डिटेल आपके पास रख रही है। कितनी बार आपने एक सेकेंड चौहान जी, एक सेकेंड, जिसमें पढ़कर सुना रही हूँ मैं आपको। 16 साल शासन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, 22 बार संशोधन किया है। नहीं, पहले सुन लीजिए ना, पहले मैंने आपको मौका दिया, आपने बोला नहीं, अब आप सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड, मैं सारे जवाब उनसे लूंगी ना, मैं आपके प्रश्न सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। पहली बात, जब आपको मौका मिलता है उस वक्त आप दागिए, उस वक्त जवाब दीजिए, जब नहीं है फिर उसे काउंटर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 55 साल राज किया कांग्रेस ने, 77 बार संविधान का संशोधन हुआ, और बड़े कौन कौन से संशोधन रहे ये बड़ा सवाल था। मौलिक अधिकार लोगों के छीनने की किस तरह से कोशिश हुई, कम उसे किस तरह से किया गया, उसके बाद अपनी किस तरह से चलाने की कोशिश हुई, ये भी पढ़कर सुना दूं क्या? चौहान जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन लीगली तरीके से जवाब दीजिएगा। चौहान जी अभी आप भूल जाइए 2 सेकंड के लिए कि आप किसी, 1 सेकंड रुक जाइए ना शान जी, 1 सेकंड वेट कीजिए, कानूनी प्रक्रिया के तौर पर ही जवाब लेंगे ना, 1 सेकंड वेट कीजिए। अभी दिनेश चौहान जी 2 सेकंड के लिए भूल जाइएगा कि आप नेता हैं या प्रवक्ता हैं। एज अ एडवोकेट जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस ने अपने अपने समय में कौन कौन से कानूनों में संशोधन किया और जो संशोधन हुए
उसके क्या मतलब था, कितना फायदा आम जनता का था और कितना कांग्रेस पार्टी का था, वो जरा बता दीजिए, नहीं तो फिर मुझे गिनकर बताना पड़ेगा। दिनेश चौहान। ऐसा है कि सितंबर 2024 सुनना है। अरे आप सुन तो लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुन लीजिए आप। मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। पहले दिनेश चौहान जी, अरे मैं भी सुना ही रही हूँ ना, लेकिन आप क्या होमवर्क करके आए हैं, सब मेरे से ही सुनते जाएंगे। आज आप मेरे टीचर बनेंगे मुझे लगता है ना। आज सबसे पहले, ठीक है, फिर हम सबसे पहले इस संशोधन पर बात करेंगे। रुके 1 मिनट। जो 18 जून 1951 को पहला संशोधन किया, उस वक्त राज्यसभा यहाँ पर बनी थी, लेकिन 19A को जोड़ा गया, वो बता दीजिए जरा पहले यहाँ पर दिनेश चौहान जी, ऐसा एडवोकेट पक्ष रखिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, फिर दलित वोटर्स की तरफ चलते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सितंबर 2024 तक देयर हैव बीन 106 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब से ये इनेक्ट हुआ है 1950 में। और इसमें 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट जो हैं वो की गई है, और सेकंड एंड थर्ड टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर गवर्न्ड बाय आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट जो है दैट कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट दैट कैन बी अफेक्टेड, जो पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल मेजोरिटी ईच हाउस में करती है। और थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट जो है those which are required in addition to such a special majority in each house of the parliament rectification by at least 1/2 of state legislature. अब coming to the amendments, the third type of amendments that are made to the constitution, वो क्या है? नंबर 3, 6, 7, 8 ये सारी की सारी इन्होंने अमेंडमेंट की हैं। सबसे पहले आपने जैसे कहा कि 19A में इन्होंने अमेंडमेंट किया, ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये 18 जून 1951 में हुआ है। इस 18 जून 1951 में इन्होंने अमेंडमेंट की आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 74, 76, 341, 342। अब आप अलायंस पार्टनर पर आ जाइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता के तौर पर आ जाइए। अब आप बताइए, आप खुद इनके साथ अलायंस में रहे हैं, कितना सही अपने समय में कांग्रेस पार्टी ने किया है? दिनेश चौहान जी जरा वो बताइए। देखिए ऐसा है, अलायंस जो है वो इनकी गलतियों के साथ हमने अलायंस करने के लिए नहीं किया है। अलायंस जो है वो नेशनल लेवल पे हुआ है, यहाँ स्टेट में भी हुआ इनके साथ अलायंस, मगर इनकी जो है गलतियों को उनको डिफेंड करने के लिए अलायंस नहीं है। आज ये कहाँ खड़े हैं आप ये देखिए, जो महा अलायंस है सेंट्रल लेवल पे, आज इनको कोई ओन नहीं कर रहा, ये अकेले खड़े हैं, इनको तो दोस्त भी कोई मानने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली की इलेक्शन में वही केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस पार्टी की मदद के साथ सत्ता में आ गए, लेकिन नहीं बन पाई, तो फिर बाद में गठबंधन टूट गया। शान खान जी, आखिर दोस्तों से इतनी दूरियां क्यों होती जा रही है कांग्रेस पार्टी की? ये अब बड़ा सवाल आप लोगों के लिए हो गया है। शान खान जी। शान खान जी, अब आपका समय है बोलने का। अभिजीत जी जवाब दीजिएगा। आरोप ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी झंडे को नहीं मान रही थी, संविधान को नहीं मान रही थी, लेकिन आज अराग अलाप रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आपकी जो खासकर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा के झंडे को नहीं मानते, देशवाद के बाद वाइट फ्लैग रूल, तो था फ्लैग रूल यही थे कि सरकारी बिल्डिंगों में ही केवल फ्लैग लगा करते थे। ये भी इनका प्रोपेगेंडा जिस तरह बाकी वाले हैं। अब बात बड़ी आती है कि इनका जो नॉलेज है, हाफ नॉलेज इज डेंजर बट सिलेक्टिव नॉलेज इज पॉइजनस, क्योंकि इनको पता भी है कि 51 में क्या किया, उन्होंने क्या किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ नहीं बोलेंगे। अब आपने बात की इनके जो लाइफ पार्टनर है जो मुंह छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि परजीवी जो उनको नाम दिया गया अंग्रेजी में पैरासाइट, बुरा लगेगा इनको, जिनको आदत पड़ की दूसरों का खून चूस को किसी तरह से अपनी सीटें लेने की, और उसी तरह से पूरे देश में बैसाखियों पर 99 सीटें ली इन्होंने खींच खांच के, पूरे देश में बैसाखियां करा कर रखी थी। आज यहाँ पर जिसको उमर साहब ने भी आईना दिखाया, केंद्र में इनको बाकी लोग बाकी जगह है वो आईना दिखा रहे हैं। क्योंकि बात ये है, जब आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे, जब आप राजनीति स्थापित करोगे कि आपका जो मैनिफेस्टो और आपके जो मुद्दे हैं वो कहाँ से सेटल होंगे, इटली से सेटल होंगे,
आपका मुद्दा जो है वो पाकिस्तान में आपको फौजा से बताएगा कि ऐसे बोलना है, आपका जो मुद्दा है वो बताएगी आपको इलियाना ओमर कैसे बोलना है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? आज ये मुद्दा विहीन पार्टी है जिसके पास मुद्दा ही कोई नहीं है। तभी आ जाके जब इन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन संविधान को सिर पे उठाया, उन्हीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिनके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र सुना था, एक बार नहीं 2 बार। उन नेहरू जी खुद गए उनको हराने के लिए। कारण क्या था आप समझिए, क्योंकि बाबा भीमराव काबिल इंसान थे, जो काबिल इंसान थे, उनको पता था कि अगर ये जीत गए तो ऐसा ना हो कि कहीं प्रधानमंत्री उनको बना दे। यहाँ पर लोग इसीलिए सबसे बड़ा षड्यंत्र बाबा भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ लड़ा। ठीक है सोहेल जी, 2011 का जो सेंसस है, अगर उसकी हिसाब से हम बात करें तो जनसंख्या को देखते हैं, अनुसूचित जाति की आबादी 20.13 करोड़ है। क्या लगता है कि इस यहाँ पर 20.13 करोड़ आबादी को लुभाने के लिए हर एक पार्टी दाव पेच लगा रही है? तो बिल्कुल दाव पेच लगा रही है। आप देखिए, आशा जी देखिए, 2 तरह का भारत है। एक वो भारत जब आजाद हुआ और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी, और आज का भारत जिसकी पॉपुलेशन जो है मुझे लगता है 100 फोल्ड है, और 100 की जो हमारी जो वो बेहतर हुई है 70 सालों में। तो जब मुल्क आगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, ये मानेंगे दिनेश चौहान साहब, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सभ्य सोसाइटी की, सभ्य मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी है जिसकी तश्कील दी जाती है 1950 में। उस रीढ़ की हड्डी को देखिए, जो मुल्क का जो पिलर है, जो स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो आइन है। अगर वो आइन मजबूत था तभी तो मुल्क आगे बढ़ रहा है, और मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा है। मुल्क बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, टेकिंग केयर ऑफ द पॉपुलेशन इन फ्लक्स, टेकिंग केयर ऑफ द स्टेट, टेकिंग केयर ऑफ द एरिया, टेकिंग केयर ऑफ द मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान को तो आज एक्नॉलेजमेंट मिल रही है पूरी दुनिया में, वो इसीलिए कि भैया आइन मजबूत है। आइन में वो चीजें, वो त्रुटियां वक्तन बवक्तन उनको अमेंड किया जाता है अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, कि मुल्क और स्ट्रॉन्गरली आगे चले। हर डेवलप कंट्री में ये सब चीजें होती हैं, और हिंदुस्तान भी उसी लाइन में है, उसी कतार में है। और जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं या जो पॉलिसी मेकर्स आज भी हैं, वो हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में हमेशा अपना काम करते रहते हैं। और इसमें ये पॉलिटिक्स करना, आप अपोजिशन में है तो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जेब में डाल के पार्लियामेंट में शोध करेंगे, ये तभी आपको प्रोविजन देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत था। और आप जमहूरियत में ये सब चीजें तभी राखते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको वो प्रोविजन दिया है राइट टू स्पीच का हमारे आइन की तरफ से, और आप वो राग राखते रहते हैं, और वोटरों को रिझाने के लिए ये सब चीजें चलती रहती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट स्टिल वी हैव दैट प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर जमहूरियत कि वही आप बिल्कुल आप फ्री हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, आप बात कीजिए। लेकिन क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म आप करते हैं, वो मुझे लगता है एक्सेप्टेबल नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी भी सभ्य नागरिक को या पढ़े लिखे इंसान को। ये डिबेटेबल चीजें हैं और हम डिबेट करते रहते हैं, और इसका कहीं ना कहीं असर। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मनुस्मृति को लेकर भी सवाल उठाया था शान खान की तरफ से, उस पर भी जवाब चाहिए, क्योंकि आरएसएस बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठा दिए कि प्रयास किया गया पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। देखिए, अंग्रेजों से उसका अनुवाद में कराकर जो कांग्रेस ने काम किया था, हमें अच्छी तरह से पता है क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि डर क्या था। अंग्रेजों को भी कोई डर था कि अगर ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए तो हमारे लिए मुश्किल होगी। कांग्रेस को भी डर था अगर वोट बैंक सारे के सारे इकट्ठा हो गया तो सब गलती होगी। आज का सवाल है कि चाहे कितना भी जोड़ लीजिए, कितना फायदा होगा जो दाव पेच आप लोग खेल रहे हैं इस वक्त? देखिए, हम तो कोई दाव पेच नहीं खेल रहे, हमारा तो सीधा सीधा उनके सामने बताना है कि हमने अगर आज आके अगर हमने किसी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जो उनको सही में सम्मान मिलना चाहिए था वो अगर किसी ने दिया। शान खान जी, लेकिन मैं 51-52 की एक बात जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर। 51-52 में जहाँ एक तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ मुंबई में षड्यंत्र बुना जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर में क्या किया जा रहा था, यहाँ पर 51-52 में जो पहली असेंबली बनाई जा रही थी, जम्मू की पॉपुलेशन 1.5 लाख ज्यादा थी कश्मीर से, लेकिन नेहरू जी ने शेख साहब को खुश करने के चक्कर में 1.5 दर्जन सीटें वहां पर दे दी। संविधान का मजाक तो वहां पर भी उड़ाया गया। तो इन्होंने कभी संविधान की ऐसा जिनको लोग कभी संविधान की गद्दीमा इन्होंने बचाई हो नहीं। आज संविधान को सिर पे लेकर उठाकर घूमने का एक ही मकसद है, किसी तरह से इन सभी देशवासियों को एक दूसरे से अलग किया जाए, और इनकी मानसिकता आपको पिछले चुनावों में नजर आ रही थी। यहाँ पर जिस तरह से उठाकर घूम रहे हैं, जवाब दीजिए।
देखिए आशा जी, ये जो संविधान है, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे ये भी लेके घूम रहे हैं, पूछो कितने पेज है इसमें? इनसे अभी पूछो जी कितने एक पेज है? सेकंड बोलने दीजिए पहले। अरे भाई साहब शांत हो जाइए ना, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? पेज बता दीजिए ना भाई साहब, मैं शांत हो जाऊं। पेज बताइए कितने हैं? पेज बता दो ना, चल सकते थे पेज बता दो। जी पता चल छोड़े। राहुल गांधी को भी पता है। राहुल गांधी को भी पता है इस पेज तरह कितने हैं। से सवाल के जवाब पर आ जाइए ना। हाँ चांद खान जी, क्या आप मुझे बताओगे? देखिए आशा जी, चांद खान जी मेरी आवाज आ रही है नहीं आशा आ जी? पा- हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए आशा जी, कांग्रेस पार्टी के पुरखे पूर्वजों का संविधान निर्माता व निर्माण करने में पूरा योगदान था। आरएसएस और भाजपा के पुरखे पूर्वज जब अंग्रेजों से पेंशन लेकर घर चला रहे थे, तब कांग्रेस के पुरखे पूर्वज जेलों में थे और अपना खून पसीना गिराकर देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दे रहे थे। जेलों में से जिनको फांसी अभिजीत जी प्लीज हास्यास्पद मत बनाइए डिबेट को। जिसको जलन होती है बरनों वाले, ठीक है, हम संविधान की बात करते थे। चांद खान जी एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं बैठे हैं डिबेट में। को जितनी फांसी चीजें इसे राहुल गांधी को लिखा है, अगले चुनावों में काम आएगी। इस तरह से प्लीज, इस तरह से टिप्पणियां नहीं। जवाब सुन लीजिए अभिजीत जी, जब आपके पास सवाल आता है तो जवाब दीजिए, इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए, बोलने दीजिए। हाँ चांद खान जी, ऐसे लोग इनको डिबेट करने की समझ नहीं, ऐसे लोग आप बुला देते हो। ओहो भाई साहब, कितनी पर्सनल तमीज़ टिप्पणियां आपको नहीं, आ रही है। प्लीज। घर से बरदौर उठा के लाए अपने हो। जवाब पर आइए आप, कितनी चांद खान। तमीज़ हमें पता है। जलन हो रही है, बंदूक लगा लो, मोदी जी को ही भेज दो। ये राहुल गांधी ऐसे ही चलते ये रहे। चांद खान जी एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं बैठा है डिबेट में आपको। गांधी जी को भेजिए, वो मोदी जी जवाब दीजिए मुद्दे का। अभिजीत जी मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा बोलने का। फिर बरनौल दीजिए, राहुल गांधी जवाब दीजिए चांद खान जी। पर कुछ नहीं होगा। ये व्यक्ति आशा जी ये व्यक्ति जल आ रहा रही है, है, मैं इसको म्यूट करके उत्तर देता हूँ। देखिए आशा जी, हम वो लोग हैं। चांद खान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक तो जब आपके पास समय होता है तब आप बोलते नहीं हैं। विनय चौहान जी, देखिए ऐसा है कि हमारा आज का टॉपिक है कि दलित वोटर को ये कैसे लुभा रहे हैं हाँ दिल्ली की इलेक्शन से। इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि बीजेपी जो है, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के दौरान एक नैरेटिव दिया, उसको कैश करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस एज वेल एज ये आम आदमी पार्टी। इसमें ये क्या है कि देयर आर 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट आउट ऑफ 70। उन 70 में मैं थोड़ा सा मैडम टाइम लूंगा आपसे कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 16.7% है शेड्यूल कास्ट की दिल्ली में, और उसमें ये कैपेसिटी है कि दलित पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सुल्तानपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पे 44% वोटर्स हैं दलित, और इसी तरह से करोल बाग जो है वहाँ 41% है। ये 12 सीट के अलावा जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलावा है, फिर सीमापुरी है, मंगोलपुरी है, टोकपुरी है, अम्बेडकर नगर, और 30% दलित रेजिडेंट वहाँ रहते हैं अम्बेडकर नगर में। ये एक सब्सटेंशियल जो है नंबर ऑफ वोटर्स हैं दलित का, उसको जो है ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कमिंग टू द इलेक्शन के 12 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इसमें हुआ क्या था? इनिशियली 2008 में कांग्रेस जो है इट वाज लेड बाय मिसेस शीला दीक्षित जी। उस वक्त इन्होंने ये जो 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें से 9 में कांग्रेस ने सीट ली थी, और भारतीय जनता पार्टी क्लेम जस्ट 2 सीट और एक बहुजन समाज पार्टी को गई थी। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइटेड तो कांग्रेस फार्मर स्ट्रांगहोल्ड थी। ये जब आम आदमी पार्टी आई 2013 में, तो उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करके आम आदमी पार्टी जो है वो 9 सीट ले गई 12 में से। चौहान जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आपने पूरी हिस्ट्री पढ़कर सुना दी, पर आपका सवाल क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? इसलिए ये है क्योंकि ये 12 जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इसके ऊपर फोकस इनका है
अब उस फोकस को बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं, और खासकर ये जो कांग्रेस वाले हैं ये अब डॉक्टर अम्बेडकर का जो है लिगेसी को कैश करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले ही किया, जितना डैमेज इन्होंने किया था डॉक्टर अम्बेडकर को। जी आ रही है। जवाब दीजिए। आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो हमारे साथ नेता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि दलित वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन फायदा नहीं होने वाला। देखिए आशा जी, दिनेश जी शायद भूल चुके हैं कि यदि आज उनकी सरकार है जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके आज इस सरकार में बैठे हैं, तो ये आज इस प्रकार की बातें कर रहे हो सकता है कोई अमित शाह जी ने धमका दिया और इसलिए भयभीत हो चुके हैं। अब ये मेरे बीच में बोल रहे हैं। आशा जी, ये इस डिबेट में जब मैं बोलता हूँ तो सारे लोग मेरे बीच में बोलते हैं। आप नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, बाकी कोई बोलता है तो मैं बोल रहे हैं बस। बोलिए शान खान जी। देखिए दिनेश जी आज की भाषा बोल रहे हैं। दिनेश जी पहले ये बताएं कि अनुच्छेद 370 और 35A को जिस प्रकार से भाजपा ने हटाया है वो संवैधानिक तरीका था या गैर संवैधानिक तरीका था? ये अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस या नहीं लाना चाहती हो, बताए दिनेश जी। चलिए, तो रेजोल्यूशन पास किया है, बताना क्या है? जब फर्स्ट सीटिंग हुई है, अरे बताइए ना, अरे बताइए, अभी बताइए ना, नंबर बताइए। कांग्रेस दोबारा से आप नंबर बताइए। आप भाजपा के साथ हैं, वापस आ रही है। आप भाजपा के साथ खड़े हैं। चलिए दिनेश जी जवाब दीजिए। आप बताइए दिनेश जी, आप भाजपा के साथ खड़े हैं। मुद्दा कहीं कहीं घूम गया आज तो। संविधान चला गया, कांग्रेस चला गया, दिल्ली चुनाव चला गया। हम तो अपने पांव पे खड़े हैं, क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट हमने बनाई है, हमने आपका साथ दिया है। हमने बीजेपी दिल्ली के अंदर भी इसी तरह से हो रहा है। एक मिनट शान खान जी, अपनी हैसियत मत भूलिए। आप बीच में मत कीजिए। सोहेल जी, अब दिल्ली के अंदर भी सियासी सरगर्मियां इसी तरह से हैं। कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी के साथ, तो अलग से ही मैदान में कूद गई और बहुत मेजॉरिटी के साथ और साथ ही साथ ताकत के साथ झुक गई है, क्योंकि योजनाएं यहाँ पर प्यारी दीदी जैसी ला दी गई। हर एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी। क्या लगता है कि दिल्ली का चुनाव का जो समीकरण बन रहा है, दलित वोटरों को लुभाने की जो बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, कितना फायदा रहेगा? देखिए अब तो आर पार और नेक टू नेक फाइट अगर आप देखें तो हर पार्टी जो है वो मजबूरी से गठबंधन बनाती है और गठबंधनों में आती है सत्ता के कॉरिडोर को हासिल करने के लिए। आज मेरी स्टेट में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, दिनेश चौहान जी साहब की पार्टी की सरकार है, तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है वो कहते हैं हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो कंट्राडिक्शंस होती हैं। जहाँ सहूलियत लगती है वहाँ ये बात करते हैं, जहाँ सहूलियत नहीं लगती है वहाँ ये बात नहीं करते। जहाँ इनको फेवर करना होगा दलितों के कॉज को, जहाँ इनको फायदा होगा ये बिल्कुल करेंगे। जहाँ इनको लगेगा कि ये सत्ता ये इसमें हमारा नहीं है। अब आप देखिए, जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं, इंडिया ब्लॉक की तो एक मीटिंग नहीं हुई है और इलेक्शन तो किसी न किसी रियासत में किसी न किसी तरीकेकार पे होते रहते हैं। मुद्दा तो हर दिन 24 घंटे में कोई न कोई इतना बड़ा विशाल भारत है, यहाँ तो बनते रहेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती। देखिए, आप कंसिस्टेंसी से जिस भी स्टैंड पे आप कायम दायम रहते हैं, फिर आपको कायम दायम रहना है। आपका केजरीवाल एक इंडिया ब्लॉक का हिस्सेदार है। अब इंडिया ब्लॉक आपको नहीं लगता है कि आम आदमी आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से आमने सामने आ गई है, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी? यही मुकद्दर होता है, यही मुकद्दर की बात है। ये मुकद्दर तो आप खींच नहीं सकती है। जब आप अलायंस पार्टनर्स से आपस में जंग हो जाएगी तो उसका फायदा थर्ड पार्टी को तो होगा। अब अगर इस वक्त जो शनि और मंगल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा चल रहा है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेगी। इसी तरह कभी कभी ये भी लिया करते थे। तो ये तो ग्रहण का चक्कर होता है और मुझे लगता है इसके ग्रहण जो है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चल रहे हैं। शान खान जी वो कह रहे हैं ग्रहण सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर फेवर में चल रहे हैं और सीधा फायदा वो ले जाएगी, जिस तरह से आप लोगों की और आम आदमी पार्टी की भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन के अंदर भी लड़ाई और दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ आपकी लड़ाई। देखिए आशा जी, पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ी थी। जितना लाभ
पंजाब में हुआ था लोकसभा, दिल्ली में भाजपा को होने वाला है। हमने पंजाब में अलग अलग लड़कर भी भाजपा को चिंता दिया, निपटा दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। इसीलिए जनता भाजपा को तो वोट देना ही नहीं चाहती है। रही बात दिल्ली के चुनाव की, सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए अपना योगदान दिया था, दिल्ली में काम किए थे, उनकी सरकार को दिल्ली की जनता याद कर रही। जिस प्रकार से जनता भाजपा से विमुख है और आम आदमी पार्टी से नाराज है, आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों से नाराज है। पार्टी की तरफ से बार बार एक सवाल रखा जाता है, वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ वो शीला दीक्षित के समय में हुआ है, उसे झुकलाया नहीं जा सकता, चाहे वो शिक्षा की बात हो, अस्पतालों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। जवाब दीजिए अभिजीत जी, क्योंकि 93 से 20 तक अगर देखें तो एक बार कांग्रेस, 2 बार यहाँ पर आप देखिए किस तरह से, एक और 2 बार 80 सीटों पर जीत वो दर्ज कर चुकी है। लेकिन अगर हम नीचे आ जाते हैं, जिसमें हम यहाँ 2014 की भी डिटेल देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ अगर हम वोट शेयर की बात देखते हैं, तो धीरे धीरे जनाधार कम जरूर हुआ है, लेकिन शीला दीक्षित के कार्यकाल को वो गिनाने की कोशिश हमेशा से करते हैं। देखिए, बात यहाँ तक आती है कांग्रेस की, और अगर आप शीला दीक्षित की बात करते हैं इसमें कोई दोहराया नहीं है। किसी समय पर जब शीला दीक्षित जी ने वहां का कार्यभार संभाला तो कच्चा कार्य किया था, इसमें कोई भी डिनाई नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस की अपनी कार्यकर्ता क्या है, आज इसके जितने अलायंस पार्टनर है, अभी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव थे तो उमर अब्दुल्ला ने इनको आईना दिखाया, उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा जल्दी से जल्दी कश्मीर से बाहर चले जाए, ऐसा ना हो हमारा भी सुपड़ा साफ करते। जम्मू के अंदर मात्र 1 सीट आई। इसी तरह से हरियाणा में तो उन्होंने ढोल पटाखे सब कुछ मंगा के रखे हुए थे, लोगों ने वो आईना दिखाया कि बेचारे ढोल वहीं रह गए, पटाखे वहीं रह गए। क्योंकि जब आपका एजेंडा इलियाना उमर पाकिस्तान तय करेगा तब आपको मुश्किल है, आपके पास खुद का कोई एजेंडा है नहीं है। आप किसी का नाम लेके चुनाव जरूर लड़ोगे, लेकिन आपके खुद के नेताओं की क्या हालत है। आपके नेता देश विदेश में जाके क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर पैसा मत लगाओ। आपके नेता जो है बाहर जाके बोलते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ काम करो। आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं पाकिस्तान में जो बोलते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। तो आपकी दिक्कत यही है कि आज आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं। आज आपका वो हाल नहीं है। अरे सोचिए, अपोजिशन कर रही है तो कोई अच्छी अपोजिशन करे। अपोजिशन वैसे करें जैसे अटल बिहारी वाजपेयी किसी क्या आज क्या आपके राहुल गांधी पे भरोसा कर सकते हैं? अभिजीत जी, जिस तरह से मैं 2008 का देख रही हूँ, कांग्रेस की बात करूँ तो 44.66% उनका जो वोट शेयर है वो रहा। बीजेपी का 31.69%, यानी कि कम। और 2014 की बात करें तो उस वक्त तो आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुकी थी दिल्ली के अंदर, जिसमें अगर एसपी सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी का दबदबा उसके अंदर देखा जा रहा है। देखिए, मौका मिला है, कांग्रेस को भी मौका मिला है, आम आदमी पार्टी को भी मौका मिला, और आम आदमी पार्टी ने आज का हाल बना दिया देश का। खुद सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय का बाहर से बोर्ड जो तिहाड़ जेल के बाहर लग गया होगा, क्योंकि सभी के सभी नेता लूट खसूट और शराब के धांधली के चक्कर में अंदर पड़े सारे के सारे। इस बार लोग इनको आईना दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनेगी, आप देखिएगा। और जो है दिल्ली जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, वो कह रहे हैं। आशा जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा पंजाब में जैसी सफलता मिली थी वैसी सफलता दिल्ली में भी मिली थी। सोहेल जी जवाब दीजिएगा, वोट शेयर को लेकर बात कर रही थी मैं। देखिए आशा जी, वोट शेयर ऑन द मूड ऑफ पीपल है। देखिए, पीपल विल प्रिवेल करती है हर इलेक्शंस में, और मुद्दा आधारित इलेक्शनें हो रही है भारत में, जो बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट साइन है फॉर एवरी स्टेट एंड एज होल ऑफ द कंट्री, कि आप लोग जो है बड़े सोच समझ के उन चीजों को वोट करते हैं जो चीजें उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक हो, स्टेट सेंट्रिक हो या कंट्री सेंट्रिक हो। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा साइन है पूरे भारत के लिए। और देखिए, पॉलिटिशियंस आते और जाते हैं, इनका काम होता है, सरकारें बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं, फिर सरकारें आती हैं, लेकिन मुल्क आगे बढ़ता है। सर्वप्रिय लोग होते हैं, और लोग जब अपने मुल्क की को मजबूत करने में कुछ चीजें ठान लेते हैं तो वो उन पार्टीज को, नेताओं को आगे लाते हैं। और वोट शेयर जो है फायदा चुनावों में होगा सोहेल जी, जो बार बार जिस तरह से अभियान कांग्रेस पार्टी भी चलाने की कोशिश कर रही है, अब उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि अवेयरनेस जो है मुझे आशा जी लगता नहीं है
क्योंकि आज हर बच्चे से बुजुर्ग जो है वो अपने मोबाइल से कनेक्टेड है और हिस्ट्री को जानता है। जैसे आपने 1950 से शुरू किया, तो मुझे लगता है हर बच्चा समझदार जो अच्छी क्लास में पढ़ता है और हर बुजुर्ग अपने मोबाइल से कनेक्टेड है कि भारत ने क्या पाया, क्या खोया और कैसे आगे बढ़ सकता है भारत, उस पर विचार विमर्श करता रहता है। और आपने देखा कि अयोध्या जैसी जगह पे जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम, लेकिन नहीं उन लोगों को पसंद आया, उन्होंने किसी और पार्टी के कैंडिडेट को वोट देके वहां से जितवाया। देखिए, ये बातें भाषणों में तो अच्छी लगती हैं, ऑन ग्राउंड मुल्क कैसे आगे चलेगा उसके लिए लोग सोचते हैं, समझते हैं और फिर वोट करते हैं, और यही आपको रिजल्ट आपको दिल्ली के इलेक्शन में भी दिखेगा। अभिजीत जी वो कह रहे हैं जनता जनार्दन। देखिए, जनता बिल्कुल, और जनता आज किसके साथ है वो आपको पिछले चुनावों में भी पता चल गया। और जनता कहीं ना कहीं अब जिस तरह से केजरीवाल जी ने जो दिल्ली का हाथ कर दिया हुआ है और जो उन्होंने झूठे वादे लोगों से किए और जो स्कूलों के नाम पर पुराने स्कूलों को रंग रोगन कर उन्हीं स्कूलों को नया करके पेश करने की कोशिश की, जिसके अंदर हर शराब का माफिया सब कुछ चला है, आज लोग उग चुके हैं उनकी इन सब बातों के साथ। आज लोग चाहते हैं जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, इसी तरह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर भी तरक्की करे। और आप देखिएगा जो सरकार बनेगी तो दिल्ली जो है फुल स्पीड के साथ जो है वो तरक्की करेगा और आगे पहुंचेगा। वो सभी मापदंड को तय करेगा जिसका दिल्ली का अपना एक हक बनता है, जो कहीं ना कहीं पिछले 10-12 सालों से महरूम रखा गया है। खान जी वो कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता को सुविधाओं से, विकास से महरूम रखा गया, अब ऐसा नहीं होगा। शान खान जी आवाज आ रही है क्या? एक अल्प देखिए आशा जी, दिल्ली एक अल्प राज्य है, वो पूर्ण राज्य नहीं है। वहाँ पर आधी सरकार दिल्ली की राज्य सरकार चलाती है और आधी केंद्र सरकार चलाती है। वहाँ पर कानून व्यवस्था की आए दिन लूट हत्या हो रहा है। आज भारत का महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कोई है तो वो दिल्ली है, और दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र की गृह मंत्रालय के अधीन आती है। दूसरी बात, भाजपा अभी तक एमसीडी में काबिज थी। 2014 से लेकर अभी तक सारे लोकसभा चुनाव में भाजपा के लोग सांसद के रूप में चुनकर आए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की बदहाली में जितनी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की उतनी भाजपा की भी है। इसीलिए दोनों दलों से जनता नाराज है, जनता विमुख है। इन दोनों दलों को जनता सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता बनाने जा रही है। अभिजीत जी वो कह रही है जनता आपको यहाँ पर सबक सिखाएगी और पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी। एक बार लो लेके रखिएगा, दिल्ली के नतीजे आएंगे ना, काम आएंगे आपके और राहुल गांधी के, ये मेरी बात याद रखिएगा। हम यहाँ से भेजेंगे आपको। अब लेकिन बात ये, इस समय आपसे लोगों ने आपको भी देख लिया है, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है। आपकी बात जब आप देखेंगे आपके सांसद क्या कर रहे थे 10 वर्षों में, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात सारे सांसद आपके देश में कानून व्यवस्था आपके हाथ में, क्या कर रहे थे गृह मंत्री परजीवी पार्टी है, उसका हाल क्या? अभिजीत जी खान जी आपसे सवाल कर रहे हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, क्या कर रहे हैं? दिल्ली जैसे शहर के अंदर जितनी बेस्ट पॉसिबल तरीके से जहाँ से कानून व्यवस्था को मेंटेन किया गया, मिनिमल सबसे मिनिमल नंबर ऑफ एनसीआर का आंकड़ा कहता है महिलाओं की पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर, अगर कहीं कांग्रेस के पास हो तो पता नहीं क्या हाल होता है, कांग्रेस के पास अगर हो तो पता नहीं क्या हाल होता है। ये तो शुक्र करिए शान खान जी, उनका नाम अभिजीत जसरोटिया है, पूछ लीजिए प्लीज। अभिजीत जी, दिल्ली के अंदर वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, महिलाओं की सुरक्षा का क्या किस तरह से चल रहा है वो बेहतर तरीके से आप समझते होंगे। सवाल कर रहे हैं आपसे शान खान। तो खैर महिलाओं की तो कितनी है तो वो आपको शाहबानो केस के अंदर आपको सब कुछ पता ही है। तो मैं वो बात नहीं करना चाहता इस समय। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कम से कम इनको ये पता होना चाहिए कि अगर दिल्ली जैसी जहाँ पर इतनी ज्यादा आबादी है और हर जगह से हर प्रदेश से दिनेश चौहान जी वहाँ पर फिर भी काफी हद तक ठीक है, हो गया। जो वोटर है, दिल्ली का वोटर है, उसने 10 साल इसको आम आदमी पार्टी को देखा। इन्होंने वैगनार से स्टार्ट किया था केजरीवाल साहब ने, और आज जो इन्होंने प्लेचिल हाउस बनाया है, सीएम हाउस, जिसके अंदर करोड़ों रुपया जो इन्होंने लगा दिया है। आप ये देखिए कि इन्होंने जनता की सेवा करनी थी या अपने घर बनाने थे। लोगों ने इनको जान लिया है, इनकी पॉलिसीज भी देख ली है, झूठ भी इनका देख लिया है। इसलिए वोटर जो है अवेयर है, इस बार वो सोच समझ के और कांग्रेस की जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके और सर के ऊपर रख के बिना पढ़े हुए लोग इनको वोट नहीं देंगे, इतना मैं जानता हूँ। और आने वाले दिनों में संविधान को हाथ पढ़ा लिखा है, सर पर रखकर बिना पढ़े सोच समझ तरह से घूमेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। जवाब दीजिए।
शान खान हमारे साथ हैं। आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आज आपकी आवाज को बहुत प्रॉब्लम हुआ है शान खान जी, आपका जवाब भी सही से नहीं आ पाया है। जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आपसे कह रहे हैं कि संविधान को हाथ में लेकर कोई फायदा नहीं है, जनता उससे वोट नहीं देगी। देखिए आशा जी, जिनकी छाती फटती रहे, जिनको जलन हो, हम संविधान को रखेंगे, हम संविधान थोड़ा लैंग्वेज पे कंट्रोल रखेंगे, बर्ताव करेंगे। शांति लैंग्वेज पे कंट्रोल। नेशनल टीवी प्लीज शुक्र कीजिए कि अभी तो शान खान दिख नहीं रहे हैं, नहीं तो फिर दोबारा से वो कुछ अपना जो लेकर आए थे आपकी वो भाषा की लेकर वजह से आज आप अकेले खड़े रह गए हैं। प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई विल नॉट अलाउ यू। सोहेल जी, आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है पूरी डिबेट के अंदर, और पूरी डिबेट भी कांग्रेस पार्टी पर ही थी। जवाब दीजिए सोहेल जी, एक लास्ट कमेंट कीजिएगा जल्दी से। देखिए आशा जी, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में ये वोटरों को रिझा सकते हैं, तो बिल्कुल मुल्क इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इजाजत देती है। बिल्कुल आप जाइए और आप अगर वोटरों को रिझा सकते हैं रिझाइए, लेकिन ये है कि वोटर समझदार हो चुका है। फैसला जनता को करना है, जनता जनार्दन है। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी जुड़ने के लिए, और दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, शान खान जी आपका भी, अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल संविधान को लेकर जो संविधान गौरव अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। दूसरी तरफ दलित वोटरों को रिझाने की जो कोशिश चुनावों के दौरान हो रही है, जानकार ये कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि वोट किसे करना है और किसे सत्ता में काबिज करना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।